क्या सच में काल सर्प योग रंक से राजा बना देता है? क्या है काल सर्प योग का लक्षण? क्यों और कैसे होता है कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण? राहु सबसे खराब 5वें भाव में होता है। जब राहु 5वें भाव में बैठता है तो पुत्र का सुख नहीं मिलता, यानी कि संतान से रिलेटेड इशू करता है। मैं अपने अनुभव में पाया हूँ, जब राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आती है तो व्यक्ति को आर्थिक स्थिति से मजबूती मिलती है, लेकिन कैरेक्टर खराब होने की संभावना प्रबल रहती है। जब राहु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा आती है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगता है। काल सर्प योग एक ऐसा योग है जिस भी व्यक्ति की कुंडली में निर्माण होता है उसके जीवन को उथल पुथल करके रख देता है। वैसे तो प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों में इस योग का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन काल सर्प योग के लक्षण और प्रभाव को नकारा भी नहीं जा सकता। काल सर्प योग जिन व्यक्ति के कुंडली में निर्माण होता है उन्हें हर एक कार्य में बाधा आती है, विशेषकर उन्हें एजुकेशन, कैरियर, जॉब, मैरिज और बच्चे प्लानिंग करने में असफलता देखने को मिलती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल भारद्वाज, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं काल सर्प योग के बारे में। हम इस विषय पर डीपली से चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे क्या होता है जब कोई कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है, कैसे इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। मैं आपको विभिन्न काल सर्प योगों के प्रकार, उनके प्रभाव और काल सर्प योग के शांति के उपायों के बारे में भी बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर ज्योतिष की गहराई को समझेंगे और आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस वीडियो में काल सर्प योग के किन किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे और काल सर्प योग पर हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, जिससे आप इस वीडियो को ध्यान से देख और समझ पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कुंडली में काल सर्प योग निर्माण कैसे होता है, आंशिक काल सर्प योग किसे कहते हैं, काल सर्प योग भंग कैसे होता है, रंक से राजा कैसे बनाता है काल सर्प योग। यदि आपके कुंडली में काल सर्प योग निर्माण हो रहा है तो कौन सा काल सर्प योग निर्माण हो रहा है? अनंत, वासुकी, तक्षक, कुलिक, करकोटक, पद्म, महापद्म, संखा, द्यष्ट, महानाग्रे, धियमाड़े, इन 12 नामों में से भी कौन सा काल सर्प योग आपके कुंडली में बन रहा है और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम यह भी जानेंगे कि आपके कुंडली में जो काल सर्प योग बन रहा है वो आपको किस तरह का फायदा या नुकसान पहुंचाने वाला है, या यदि आपकी कुंडली नहीं है तो काल सर्प योग के लक्षण को कैसे पहचानें, और साथ ही साथ उपाय भी कि ऐसा क्या करें काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिल जाए। इस वीडियो में हम इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे काल सर्प योग के बारे में। यदि आप अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। काल सर्प योग का निर्माण राहु और केतु के द्वारा होता है, अतः राहु केतु ही एक काल सर्प योग के मुख्य कारक ग्रह हैं। आप सभी ने एक कहानी जरूर सुनी होगी राहु केतु के बारे में, तो आइए अब हम इसे विस्तार कर जान लेते हैं कि काल सर्प योग के पीछे पौराणिक कहानी क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय राहु ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। अमृत पान कर लेने के बाद सूर्य और चंद्र ने राहु को देख लिया और तुरंत ही भगवान विष्णु को सूचित कर दिया। भगवान विष्णु ने उसी क्षण अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस राक्षस का सिर काट दिया, लेकिन राहु ने तो अमृत पी लिया था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई और शरीर का 2 टुकड़ा हो गया, सिर और धड़। सिर का नाम राहु पड़ा और धड़ का नाम केतु पड़ा। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्प भी कहा गया है, अतः राहु सर्प का मुख और केतु सर्प का पूंछ है। इसलिए राहु केतु के मध्य में जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो यह एक योग निर्माण होता है जिसे हम काल सर्प योग बोलते हैं। इस सर्प के पकड़ में सारे ग्रह आ जाने से ग्रहों का स्वाभाविक फल प्राप्त नहीं हो पाता तथा जातक सर्वत्र असफल होने लगता है, जिसे कुछ ज्योतिषियों द्वारा काल सर्प योग का नाम दे दिया गया। तभी से काल सर्प योग के नाम को प्रसिद्धि मिल गई। राहु केतु से ग्रसित जातक का पुरुषार्थ भी भाग्य के अधीन हो जाता है एवं कर्मों का फल राहु केतु के द्वारा संचालित होने लगता है और पूर्व संचित कर्मों के भोग का संचालन राहु केतु के आधिपत्य में है। अतः पूर्व जन्म के उपार्जित फल को भोगने के लिए जो भी मनुष्य जन्म लेता है
वह काल सर्पयोग अर्थात राहु केतु से ही ग्रस्त होता है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में पापक ग्रह की संज्ञा दी गई है। बृहत संहिता में भी राहु को मुख और केतु को पुष्प में विभक्त सर्प जैसा स्वरूप बताया गया है। राहु के अधिदेवता काल एवं प्रत्यधिदेवता सर्प है। इस योग का मुख्य कारक ग्रह राहु होने के कारण इसका नाम काल सर्प योग प्रचलित है। राहु केतु को दुर्भाग्य का कारक भी माना गया है। कुंडली में राहु से पीड़ित होने पर मनुष्य अनेक दुर्भाग्यों का सामना करता है। तो अब सवाल उठता है कि काल सर्प योग का लक्षण क्या है और कैसे पहचानें कि हमारे ऊपर काल सर्प योग का प्रभाव है या नहीं। तो सिंपल है, यदि आपके कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है तो आपको इसके लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और यदि आपका जन्म कुंडली या जन्म समय ज्ञात नहीं है तो भी आप इन लक्षणों से काल सर्प योग ज्ञान करके शांति करा सकते हैं। काल सर्प योग का लक्षण, स्वप्न में सर्प दिखाई देना। यदि आपको स्वप्न में बार बार सर्प दिखाई देता है तो यह काल सर्प योग का लक्षण होता है। नदी और जल से डरना, काल सर्प योग के प्रभाव से व्यक्ति को पानी से बड़ा डर महसूस होता है। नदी, तालाब, कुएं और समुद्रों से जुड़े स्वप्न आते हैं जिसमें वे अक्सर बहते हुए पानी में गिरने का डर अनुभव करता है। अनियमित या भयंकर स्वप्न, काल सर्प दोष से व्यक्ति को अनियमित और भयानक स्वप्नों की वजह से अचानक नींद खुल जाता है। उन्हें लगता है कि वे किसी खतरनाक स्थिति में हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका अचानक नींद खुल जाता है। बच्चों के अशुभ स्वप्न, 8 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे अक्सर अशुभ स्वप्न देखते हैं, जैसे मकान गिरना, काली वस्तुओं को देखना, भूत प्रेत आदि देखना, स्वप्न में झगड़ा करना और अन्य स्थितियों में फंस जाना। पारिवारिक और स्वास्थ्य समस्याएं, काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति को परिवार में संतान से जुड़ी समस्याएं होती है। गृहस्थ जीवन में बारंबार कलह होता है। स्वास्थ्य की समस्याएं और मानसिक अशांति बनी रहती है। उपचार के प्रति असफलता, काल सर्प दोष से रोगों के उपचार के प्रति असफलता दिखती है और ऐसे रोग जो लाइलाज होता है, दवाओं के प्रयोग से भी ठीक नहीं होता। अक्सर चिंता और डिप्रेशन, काल सर्प दोष से व्यक्ति को अक्सर चिंतित और डिप्रेस महसूस करता है। यह उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। संबंधों में कठिनाई, काल सर्प योग के असर से व्यक्ति को संबंधों में कठिनाई होती है और वे खुद को अकेला महसूस करने लगता है। फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम, काल सर्प योग के प्रभाव से व्यक्ति को फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लाइफ में कठिनाई होती है। सपनों में अशुभ दृश्य, काल सर्प योग के प्रभाव से व्यक्ति को सपनों में अशुभ दृश्य आते हैं जो काल सर्प योग को पूर्ण रूप से दर्शाते हैं। इन सही लक्षणों से पूर्ण काल सर्प योग की स्थिति व्यक्त होती है। अतः बिना शांति के इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। तो अब बात करते हैं जन्म कुंडली में काल सर्प योग निर्माण कैसे होता है। जन्म कुंडली में किसी भी स्थान में स्थित राहु केतु के एक ही भाग में सारे ग्रह स्थित हो जाएं तो इस प्रकार काल सर्प योग का निर्माण होता है। साधारण भाषा में कहें तो जिस जन्म कुंडली में सारे ग्रह राहु एवं केतु के एक ही हिस्से में स्थित हो जाएं तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। यानी सूर्यादि 7 ग्रह राहु केतु के मध्य भाग में हो तो उस कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है। केतु हमेशा राहु से 7वें स्थान यानी 180 डिग्री पर स्थित होता है। यदि कोई एक भी ग्रह राहु केतु के पकड़ से बाहर चला जाता है तो इस प्रकार का बना हुआ योग काल सर्प योग न होके वह आंशिक काल सर्प योग में बदल सकता है। राहु लग्न और केतु सप्तम भाव में हो और सूर्यादि 7 ग्रह दूसरे भाव से लेकर षष्ठ भाव तक स्थित हो तब कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है। और यदि कोई एक भी ग्रह अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भाव में स्थित हो तो उस कुंडली में काल सर्प योग नहीं बनता। ये 2 कुंडली आप लोग के सामने हैं। एक कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है और एक कुंडली में काल सर्प योग नहीं बन रहा है। मुझे उम्मीद है आप इसे देखकर समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आंशिक काल सर्प योग के बारे में। अंश मात्र से बनने वाले काल सर्प योग को आंशिक काल सर्प योग कहते हैं। इस योग का प्रभाव पूर्ण काल सर्प योग के प्रभाव से अपेक्षाकृत कुछ कम होता है, परंतु कुंडली में काल सर्प योग की छाया विद्यमान रहती है, जिसे कई ज्योतिषी बोलते हैं आपकी कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं है लेकिन काल सर्प योग की छाया जरूर है। तो अब कैसे पता करें कि आपके कुंडली में आंशिक काल सर्प योग है कि नहीं। तो यदि राहु केतु के पकड़ से बाहर गया हुआ ग्रह
राहु केतु के अंशों से कम अंश का हो तो उसे आंशिक काल सर्प योग बोलते हैं। यह याद रखें, यदि कोई बड़ा ग्रह गुरु शनि मंगल राहु केतु के बाहर हो तो काल सर्प योग के प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है और सूर्य चंद्र बुध शुक्र आंशिक रूप से कम करते हैं। तो अब जानेंगे काल सर्प योग भंग कैसे होता है। यदि लग्न शुभ राशि स्वराशि या उच्च राशि बलवान आदि होकर किसी भाव में स्थित हो तो उस जातक की कुंडली में काल सर्प योग का प्रभाव कमजोर हो जाता है। यदि केंद्र में एक ही साथ 4 ग्रह स्थित हो तो उसमें से कोई एक भी ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का होकर स्थित हो तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि इनमें से कोई भी ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का होकर केंद्र में स्थित हो तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। जब कुंडली में सूर्य और बुध एक ही साथ एक ही भाव में स्थित होते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। इस योग के कारण भी काल सर्प योग के प्रभाव में कमी आती है और यही योग यदि केंद्र में यानी 1 4 7 10 भाव में बन रहा हो और साथ ही साथ सूर्य या बुध स्वयं के घर या उच्च राशि में होकर स्थित हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। रंक से राजा तक का सफर। यदि कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण वृष मिथुन कन्या तुला राशि में हो तो संभवतः अच्छा फल देता है। लग्नेश बलवान हो, धनेश लाभेश का अच्छा संबंध हो, कर्मेश भागेश का भी अच्छा संबंध हो तो ऐसे में काल सर्प योग अच्छा फल देता है। अब हम जानने वाले हैं द्वादश काल सर्प योगों के बारे में। कुंडली में 12 भाव होते हैं, इसलिए अलग अलग भाव में अलग अलग नामक काल सर्प योग निर्माण होता है। अनंत नामक काल सर्प योग। यदि आपके लग्न कुंडली के प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु बैठा हो और मध्य में सभी ग्रह हो तो अनंत नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। जब आपके लग्न कुंडली में अनंत नामक काल सर्प योग निर्माण होता है तो आपको प्रायः शारीरिक सुख नहीं मिलता, मन अशांत रहता है, किसी किसी व्यक्ति को मानसिक पीड़ा भी बहुत होती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है तथा उन्हें निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। यदि राहु वृष या मिथुन राशि का हो तो राहु वरदान स्वरूप उच्च राजयोग देता है। आपके लग्न के अनुसार आपको अनंत नामक काल सर्प योग का क्या उपाय करना चाहिए यह आगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुलिक नामक काल सर्प योग के बारे में। जब आपके लग्न कुंडली के दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु बैठा हो और मध्य में सभी ग्रह हों तो कुलिक नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। यह योग आर्थिक स्थिति पर अपना विशेष प्रभाव डालता है। ऐसे स्थिति में आय से अधिक खर्चा होने लगता है और पारिवारिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे परिवार में कलह उत्पन्न होने लगती है। बाड़ी तीव्र यानी कि आप बात ही ऐसा करेंगे कि लोगों से लड़ाई हो जाए। गरम मिजाज और माथा हमेशा चढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य में कमी विशेषतः नेत्र मुख कुछ आंतरिक बीमारी भी परेशान कर सकती है। आपका जीवन संघर्षों से भरा रहता है। कुलिक नामक काल सर्प योग शुरुआती दौर में अच्छा लाभ देता है लेकिन अंतिम समय खराब फल देने लग जाता है। राहु वृष या मिथुन राशि का हो तो धन और परिवार में वृद्धि होता है। गड़ा हुआ धन सट्टा लॉटरी से भी अचानक लाभ मिलता है। आपके लग्न के अनुसार आपको कुलिक नामक काल सर्प योग का क्या उपाय करना चाहिए यह आगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं वासुकी नामक काल सर्प योग के बारे में। जब आपके लग्न कुंडली के तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु बैठा हो और मध्य में सभी ग्रह हो तो वासुकी नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग का प्रभाव व्यक्ति के भाग्य और भाई दोस्त के व्यवहार तथा यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि पर पड़ता है। ऐसे जातकों को अपने ही लोग और मित्रों से समस्याएं हो जाती है। नौकरी या व्यवसाय में अनेक उलझनें देखने को मिलती है। यात्रा करने में भी अनेक बाधाएं और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। होटल या अनजान स्थान पर रहने में भी इन्हें कष्ट होता है। तृतीय भाव में राहु उच्च का होकर भाग्येश पंचमेश राजेश से युक्त हो एवं राहु वृष और मिथुन राशि का हो तो साम्राज्य योग प्रदान करता है। आपके लग्न के अनुसार आपको वासुकी नामक काल सर्प योग का क्या उपाय करना चाहिए यह आगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शंखपाल नामक काल सर्प योग के बारे में। जब आपके लग्न कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु बैठा हो और मध्य में सभी ग्रह हों तो शंखपाल नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस शंखपाल नामक काल सर्प योग के कारण जातक को भौतिक सुख सुविधाओं में बाधा आती है। भूमि भवन
और वाहन आदि की वजह से अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। मातृपक्ष से कष्ट और माता जन्म स्थान आदि से दूरी बनी रहती है। ऐसे में जातक को माता का सुख प्राप्त नहीं हो पाता और माता को विशेष प्रकार का शारीरिक कष्ट होता है। पिता के सुख में भी कमी आती है, व्यापार व्यवसाय में भी नुकसान की स्थिति बनती है। आप जिस पे सबसे अधिक भरोसा करेंगे वही आपको धोखा दे देगा। आपके साथ रहने वाला व्यक्ति आपसे ही विश्वासघात करता है। विद्या अध्ययन में बाधा आती है। घर जमीन संपत्ति आदि बंटवारे में समस्याएं उत्पन्न होती है। राहु चतुर्थ भाव में वृष और मिथुन राशि का हो एवं चतुर्थेश बलवान हो तो व्यक्ति को कुछ ही समय कष्ट भोगना पड़ता है, बाद में उन्नति होती है, लेकिन मानसिक चिंता कभी नहीं छोड़ती। आपके लग्न के अनुसार आपको शंखपाल नामक काल सर्पियों का क्या उपाय करना चाहिए, यह आगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं पद्म नामक काल सर्पयोग के बारे में। जब आपके लग्न कुंडली के 5वें भाव में राहु और एकादश भाव में केतु बैठा हो और मध्य में सभी ग्रह हों तो पद्म नामक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इस काल सर्पयोग का प्रभाव जातक के शिक्षा और संतान पर सर्वाधिक पड़ता है। शिक्षा पूरी नहीं होती अथवा पूरी होने के बाद भी उसका परिणाम शून्य रहता। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ता है या किसी कारणवश पढ़ाई में 2-3 साल का ब्रेक लग जाता है। संतान संबंधी चिंता बनी रहती है। विशेष रूप से पुत्र संतति में प्रायः बाधा होती है और यदि संतानें उत्पन्न हो तो बदमाश होते हैं। पत्नी से मधुर संबंध नहीं रहता। इन जातकों का गुप्त शत्रु और इन्हें गुप्त रोगों से अत्यधिक शारीरिक कष्ट होता है। असफलता इनके साथ नहीं छोड़ती। आय भी अनियमित होती है। चोट चपेट आदि की संभावना बनी रहती है। राहु वृष या मिथुन राशि का हो तो विलंब से संतान सुख मिलता, लेकिन संतान सुख की संभावना सर्वाधिक रहता है। 5वें भाव में राहु के कारण व्यक्ति तंत्र मंत्र गुप्त ज्योतिष आदि विद्याओं का ज्ञानी होता है। आपके लग्न के अनुसार आपको पद्म नामक काल सर्पयोग का क्या उपाय करना चाहिए, यह आगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महापद्म नामक काल सर्पयोग के बारे में। जब आपके लग्न कुंडली के 6ठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु बैठा हो और मध्य में सभी ग्रह हों तो महापद्म नामक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इस योग के कारण जातक गुप्त रोग और शत्रु से पीड़ित रहता है, जिसके कारण लगातार व्यक्ति का शरीर क्षीण होता रहता है। हमेशा कष्ट में रहने से आत्मबल कमजोर हो जाता है तथा निराश की भावना बढ़ती जाती है और किसी भी कार्य में स्थिरता नहीं रहती। सभी कार्यों में बाधा एवं संघर्ष के कारण व्यक्ति का जीवन कष्टमय बना रहता है। गुप्त शत्रु भी प्रायः पीड़ा देते रहते हैं। जातक के स्वयं का चरित्र भी संदेहास्पद रहता है। प्रेम संबंधों में निराशा मिलती है। यात्राएं भी अधिक करनी पड़ती हैं, परंतु उस यात्रा से सफलता नहीं मिलती। आपके लग्न के अनुसार आपको महापद्म नामक काल सर्पयोग का क्या उपाय करना चाहिए, यह आगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तक्षक नामक काल सर्पयोग के बारे में। जब आपके लग्न कुंडली के 7वें भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु बैठा हो और मध्य में सभी ग्रह हों तो तक्षक नामक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इस काल सर्पयोग के प्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन पर सर्वाधिक पड़ता है। विवाह का ना होना, विवाह में विलंब, विवाह के बाद का समय कष्टों में व्यतीत होना, दाम्पत्य जीवन में तनाव, पर स्त्री या पर पुरुष में आसक्ति, प्रेम संबंधों में असफलता तथा हानि, जीवन साथी का वियोग आदि कुफल इस काल सर्पयोग के मुख्य परिणाम होते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक उतराव चढ़ाव, सीक्रेट अफेयर्स, भागीदार से धोखा, बनते कार्य में अवरुद्ध, निरंतर मानसिक तनाव, एक्सटर्नल और इंटरनल डिजीज होते हैं। राहु वृष या मिथुन राशि का हो तो यदि कोई काम साझेदारी में करें तो लाभ मिलता है। आपके लग्न के अनुसार आपको तक्षक नामक काल सर्पयोग का क्या उपाय करना चाहिए, यह आगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कर्कोटक नामक काल सर्पयोग के बारे में। जब आपके लग्न कुंडली के 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु बैठा हो और मध्य में सभी ग्रह हों तो कर्कोटक नामक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इस काल सर्पयोग के कारण जातक की आयु प्रभावित होती है। दीर्घकालीन बीमारी, आकस्मिक रोग, अकाल मृत्यु, अंग भंग होना, सर्जरी, अल्पायु योग, दुर्घटना, शस्त्रघात, बाड़ी संबंधी विकार, आर्थिक स्थिति में उतराव चढ़ाव, संपत्ति का विवाद, कार्य व्यवसाय में हानि या धोखा, भाग्योदय में बाधा, नौकरी में असफलता अथवा विलंब झेलना पड़ता है। आपके साथ रहने वाले लोग या मित्र आपके साथ छल कपट के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ता है।
परिश्रम का उचित फल नहीं मिल पाता, बार बार धन की हानि तथा दूसरों का दिया हुआ पैसा डूबने की संभावना अधिक रहती है। अपने ही परिजनों से सम्मान नहीं मिलता, बाल्यावस्था दुखमय रहता है, मध्य आयु सुखमय व्यतीत होने की संभावना अधिक रहती है। धनेश और लाभेश का संबंध हो तो व्यक्ति धनी होता है और अचानक धन लाभ की पॉसिबिलिटी बनती है। आपके लग्न के अनुसार आपको कर्कोटक नामक काल सर्पयोग का क्या उपाय करना चाहिए, यह आगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शंखचूड़ नामक काल सर्पयोग के बारे में। जब आपके लग्न कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु बैठा हो और मध्य में सभी ग्रह हों तो शंखचूड़ नामक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इस योग के कारण भाग्योदय होने में रुकावटें आती है, कार्य व्यवसाय या नौकरी में प्रगति नहीं हो पाती, मित्रों द्वारा धोखा मिलने की संभावना रहती है, व्यापार में घाटा होता रहता है, नौकरी में असफलता एवं विलंब की स्थिति बनती है, कानूनी विवाद तथा अदालत से दंड की स्थिति भी बनती है। जातक परिश्रम अधिक करता है परंतु उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो पाता, पिता के सुख में भी कमी आती है, उच्च अधिकारियों से अनबन होने की संभावना बढ़ती है। सुख प्राप्ति के लिए जातक को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। कुंडली का तृतीय भाव परिश्रम एवं भाई का भाव होता है, जिसे तृतीय भाव के कुफल जैसे भाई पक्ष से विरोध, भाई पक्ष से हानि, आलस आदि झेलने पड़ते हैं। यदि राहु वृष या मिथुन राशि का हो तो उत्तम धन लाभ होता है, भाग्य में वृद्धि होने की संभावना बनती है। आपके लग्न के अनुसार आपको शंखचूड़ नामक काल सर्पयोग का क्या उपाय करना चाहिए, यह आगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं घातक नामक काल सर्पयोग के बारे में। जब आपके लग्न कुंडली के 10वें भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु बैठा हो और मध्य में सभी ग्रह हों तो घातक नामक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। घातक नामक काल सर्पयोग जातक के जीवन में विशेषतः व्यापार, व्यवसाय, नौकरी तथा निजी सुखों पर अपना विपरीत प्रभाव डालता है। व्यापार में लाभ की प्रबल संभावना होती हुई प्रत्यक्ष हानि दिखती है। साझेदारियों से मनमुटाव या धोखा मिलता है। सरकारी उच्च अधिकारी या अपने यहाँ काम कर रहे अधिकारियों से अनबन की स्थिति बनती है। गृहस्थ जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, बहुत परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। परिवार में लड़ाई, माता पिता से सुख प्राप्त नहीं हो पाता, हमेशा चिंता व परेशानी से जातक का व्यक्तित्व पूर्णतः निखर नहीं पाता। और अगर राहु वृष या मिथुन राशि का हो तो व्यक्ति को समाज सेवी बनाता है। आपके लग्न के अनुसार आपको घातक नामक काल सर्पयोग का क्या उपाय करना चाहिए, यह आगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विषाक नामक काल सर्पयोग के बारे में। जब आपके लग्न कुंडली के एकादश भाव में राहु और पंचम भाव में केतु बैठा हो और मध्य में सभी ग्रह हों तो विषाक नामक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इस काल सर्पयोग के प्रभाव से जातक की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उच्च शिक्षा का योग नहीं बन पाता, स्मरण शक्ति में कमी आती है, संतान से पीड़ा, व्यापार लाभ प्राप्ति की संभावना होते हुए कार्यों में असफलता और हानि, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने कारण परिवार में लड़ाई और विवाद बना रहता है। नेत्र, हृदय रोग, अनिद्रा तथा उन्माद जैसी बीमारियां दीर्घकालीन दे जाती है। जीवन में सुख समृद्धि का अभाव सा बना रहता है। ऐसे जातक का अंत भी रहस्यमयी परिस्थितियों में हो सकता है। वृष राशि का राहु हो तो सभी इच्छाओं को पूरी करता है और 42 वर्ष के बाद अधिक लाभ की संभावना बनती है। आपके लग्न के अनुसार आपको विषाक नामक काल सर्पयोग का क्या उपाय करना चाहिए, यह आगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शेष नाग नामक काल सर्पयोग के बारे में। जब आपके लग्न कुंडली के द्वादश भाव में राहु और षष्ठ भाव में केतु बैठा हो और मध्य में सभी ग्रह हों तो शेष नाग नामक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इस काल सर्पयोग के कारण जातक की आय की अपेक्षा व्यय अधिक होती है। कार्यों में उम्मीद के अनुसार सफलता प्राप्त नहीं हो पाता, नैराश्य की भावना अधिक रहती है। यदि कार्य पूर्ण होता है तो पर्याप्त विलंब के साथ होता है। जन्म स्थान से बाहर भाग्योदय होता है लेकिन संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। आर्थिक समस्या के कारण पारिवारिक वातावरण कलहमय रहता है। मन में तनाव और उद्विग्नता के कारण शारीरिक स्वास्थ्य में कमी आती है। ऋण व रोग के कारण अत्यधिक व्यय होता है। सभी प्रयास असफल होते दिखता है। राहु वृष या मिथुन राशि का हो तो उच्च पद प्रतिष्ठा, राजनेता और व्यक्ति धनी होता है। आपके लग्न के अनुसार आपको शेष नाग नामक काल सर्पयोग का क्या उपाय करना चाहिए, यह आगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा।
तो ये था पूरा वीडियो काल सर्प योग के बारे में। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे आप ज्योतिष के किस विषय पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।